बहुत लंबा जब सफ़र होता है तो बहुत सारे चढ़ाव ना आप आते हैं, और जब आप किनारे पे आ जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है आपने कुछ अचीव कर। 30-35 का वो दौर जो था, 70-80 तक में नॉर्थ इंडिया में थिएटर को अच्छा नहीं समझा, जो आम घरों की ओर। हम उसके भुक्तभोगी हैं। माताजी मेरी यंग थी और बहुत खूबसूरत थी, उनको बहुत सुंदर थी, क्योंकि पुरुष समय को तो बाजारू औरतें हैं, तो माताजी पर भी कभी थप्पड़ मारने पड़ते थे लोगों को कि भाई जितनी सच्ची जिंदगी, ऑनेस्टली बोल रहे हम नहीं जी। मशहूर राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सीमा कपूर हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं सीमा जी से उनकी नई किताब और उनके फिल्मी करियर को लेकर। सीमा जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप अपनी नई किताब के बारे में बताइए, जिसकी काफी चर्चा है इन दिनों। जी, राजकमल ने प्रकाशित की, और ये आत्मकथा है, यूं गुजरी है सड़क। तो उसके बारे में आप बताइए क्या बात करूं, क्योंकि वो तो पूरा मेरा एक जीवन है, इतना 65 साल का। तो हमारा तो यही सवाल है, कैसी गुजरी है अब तक? देखिए, गुजरी तो बहुत जब आप किसी समुद्र में होते और नाव छोटी होती, तो बहुत लंबा जब सफ़र होता है तो बहुत सारे चढ़ाव ना आप आते हैं, और जब आप किनारे पे आ जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है आपने कुछ अचीव कर। उन संघर्षों से गुजर के, संघर्ष के बाद आप भले ही फेमस ना हो, प्रसिद्ध ना हो, लेकिन आपने उन संघर्षों का रास्ता पार कर लिया, वही आपका एक अचीवमेंट मैं मानती जी जी। तो आपका जो आपकी फैमिली रही है, जो आपकी जिंदगी रही है, थिएटर में पूरी तरह से डूबी हुई रही है। तो पहले मुझे ये बताएं कि इस थिएटर की शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि आपकी पूरा फैमिली बैकग्राउंड ही थिएटर का है। तो उस बारे में कुछ बताएं आप मुझे। हूँ। मेरे जो दादाजी थे वो आर्मी में कर्नल थे, जी। कर्नल त्रिपाराम कपूर। और ददिहाल पूरा आर्मी वालों का, आर्मी ऑफिसर्स का ददिहाल है। अब उसमें आर्मी ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े लॉयर्स हैं, और दनिहाल जो है वो कलाकारों का। जी, मेरे मतलब शास्त्रीय संगीत, नृत्य, लिटरेचर। मेरी माता जी बहुत बड़ी शायरा थी मुझे। और मेरे फादर ने लेकिन लाहौर से डीएवी कॉलेज से बीए किया, और उसके बाद वो दिल्ली आ गए, और उन्होंने अ, एक थिएटर कंपनी शुरू की, जिसमें 250-300 लोग, जी। जो जिनके वो मतलब उन्होंने एक थिएटर कंपनी बनाई। और वो जमाने में पारसी थिएटर कहलाता था। वो पारसी जैसे बोलते हैं ना, जो बड़े बड़े जेस्चर्स के साथ थिएटर हुआ करता था, कि माइक और वो उसकी इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। 1930 में, शायद 25-30 में उन्होंने बनाया होगा। तो 30-35 का वो दौर जो था, 70-80 तक में नॉर्थ इंडिया में थिएटर को अच्छा नहीं समझा, जो आम घरों की ओर। और थिएटर में काम करने वाले लोग, और ख़ासतौर से महिलाएं, उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा। तो हम उसके भुक्तभोगी हैं, मैं और मेरी माताजी। स्त्री होने के नाते हम जब एजुकेशन के लिए, एक तो थिएटर कंपनी हमारी इतनी बड़ी थी, आ, जब तक हम वहाँ रहते थे तो वो एक छोटा सा संसार था। संसार के अंदर एक सत्संग नाटक, टेंट होते थे 40-50, उसमें सारे कलाकार रहते थे। कंपनी के मालिक ही हमारे बाबूजी रहते कि श्री मदनलाल कपूर। और फिर उसके बाद जो जगह होती थी उसमें आपका ये जो स्टेज होता था, ऑडियंस के बैठने की जगह होती थी। हमारा एक सर्कस भी, ओके। तो सर्कस के लोग भी थे। जी। और तो बहुत बड़ा संसार था, 300 लोगों का संसार वो। और लेकिन जो बाहर का संसार और समाज था, उससे सब कटे हुए। और बाहर के संसार से सिर्फ उनका जो संबंध होता था, रात को जब वो ऑडियंस बनते थे बाहर के लोग, और ये कलाकार बन, यही संबंध था। बाकी
शॉपिंग करना है या कुछ बाजार से खरीद के लाना है, वो होता था, उनमें स्त्रियां बाहर भेज जाती। अच्छा, नाटक कंपनी। लेकिन इसके बावजूद जो समाज में जहाँ हम लोग रहते थे, छोटी जगहों पे, स्कूल की वजह से, एजुकेशन की वजह से, तो हमारे घर में लड़कियां आना और हमारा किसी के घर जाना बच कि हमें अलाउ नहीं करते थे वो लोग कि हम उनके घर। तो आपके दोस्त वगैरह नहीं हुआ करते थे ज्यादा? दोस्त सिर्फ स्कूल तक ही होते थे। जी। फिर वो मना कर देती थी कि हमारे घर मत आना, पापा या बाबूजी या अब्बा जो है जी। मना करते हैं तुम लोग। मैं पूछती कि बच्ची थी, रिंग कूदती थी, क्यों? तो कहते कि नहीं, तुम लोग अच्छी महिलाएं नहीं हो, अच्छी औरतें नहीं हो जी। मैं पूछती थी अच्छे से क्या होता है? बोले नहीं, नाटक कंपनी वाली औरतें अच्छी नहीं होती है, नाचने गाने वाली होती, गाने कम हम गाते थे, मम्मी शास्त्रीय संगीत उच्चारण थी। तो वो अपेक्षा समाज से मिली, परिवार में कोई आता नहीं था जी। और अगर माताजी मेरी यंग थी और बहुत खूबसूरत थी, वो बहुत सुंदर थी। तो क्या होता था कि जब आप नाटक कंपनी की महिला है जी। और फादर मेरे नाटक कंपनी में रहते थे, यहाँ माँ अपने 4 बच्चों के साथ, रंजीत भाई, जी। अन्नू भाई नए, और मेरा सबसे छोटा भाई लिखित, हम 4 लोग और एक माँ, एक दो जो कंपनी के हमारे काम करने वाले होते थे, लच्चू मपाल। तो उनको, हम छोटे छोटे थे तो इनको भी पुरुषों का, क्योंकि पुरुष समय को तो ये तो बाजारू औरतें हैं, तो माताजी पर भी कभी थप्पड़ मारने पड़ते थे लोगों को कि भाई आप ऐसे क्यों। अच्छा, थप्पड़ भी मारा? मेरी माँ बहुत जी। सिद्धांत वाली थी, बहुत जी। बहुत ईमानदार भी से, माता पिता मेरे दोनों, मतलब सच के, आज मैं कहूँ तो जिस सच पे वो जीते थे, जितनी सच्ची जिंदगी, ऑनेस्टली बोल रहे, हम नहीं जी, हमारे लिए मुश्किल है इस संसार में जी, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत झूठ उसके सहारे लेने पड़ते हैं जीने की। लेकिन वो लोग, उन लोगों ने जो जिंदगी गुजारी, वो बहुत, बट ये था कि जब थिएटर कंपनी हमारी बहुत चलती थी तो हाँ, तो गाड़ी भी की, अरबी की सीढ़ियाँ, बहुत ऐश्वर्य था। लेकिन जब सिनेमा बढ़ा जी। तो थिएटर कंपनियां खत्म हुई। तो जो सिनेमा आज हमें रोटी दे रहा है, उस वक्त उसने हमारी रोटी छीन ली। तब हम बहुत छोटे छोटे, तो नाटक कंपनी बंद हो गई, ऑडियंस आनी, इनकी भी दर्शक आने बंद हो गए, टिकट नहीं बिकते थे, बाबूजी कहाँ से तनख्वाह दें? तो पहले कर्जे लेते थे, कर्जे नहीं हुए तो बहने बिके, बहने घर बिका, जो भी गाड़ी घोड़े थे, जो भी चीजें थी वो सब दिख गई। एकदम हम लोग सड़क पे आ, और ये जो संघर्ष था वो भी जी। के 2 दिन तक खाना नहीं बन रहा है, कहाँ से लाए? तो भाई 300 लोग भूखे हैं, तो मालिक के बच्चे भी भूखे हैं जी। और मेरे फादर इतने सिद्धांतवादी थे कि मेरे बच्चे खा लेंगे, मेरी कंपनी के आर्टिस्ट और उनके बच्चे भूखे हो, वो जी। तो वो अब चीज हम में भी आई। मैं स्कूल जाती थी, मेरी जो सहेलियाँ वो अपने टिफिन लाती थी, और वो खा रही होती थी, तो कभी मुझे खा ले, वहां पे तो दोस्ती हो ही जाती, में तो माँ बाप नहीं होते तो, है ना, तो एक पराठा खा लो, भूख लगती होती थी मुझे। लेकिन मुझे याद आता था मेरे तीनों भाई घर में भूखे हैं, शायद स्कूल गए हैं भूखे हैं, छोटा भाई मेरा भूखा है, माँ ने नहीं खाया, भाभी जी ने नहीं खाए, मैं कैसे खाऊं? तो मैं भी, तो वो माता पिता की वजह से, वो जो एक इमोशंस और एक जिम्मेदारी परिवार की, वो उनकी वजह से है। तो इस तरह से ये नाटक कंपनी खत्म हुई, और संघर्ष हमारे आज तक है। जी। हम बात करें अब आपके परिवार की, तो आपके भाई रंजीत कपूर से जुड़ा एक किस्सा मैंने भी पढ़ा कि उनका किडनैप हो गया था, तो ये क्या मामला है, किस लिए किडनैप हुआ था? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि रंजीत भाई जो है, हमारे रंजीत कपूर, वो थिएटर के सम्राट कहे जाते हैं।
दिल्ली में तो उनका जो नाम बॉम्बे, दिल्ली, अब तो मुंबई है। उसके बाद उन्होंने फिल्मों से उनको, जब उन्होंने पहला अपना नाटक मुंबई में किया था, एक रुका हुआ फैसला, तो वो स्टार डायरेक्टर के सारे स्टार्स, चाहे शबाना आजमी हो और नसीरुद्दीन शाह हो, जी यश जी ने उनको खुद बुलाया कि हमारी फिल्म लिखिए आप। जी लेकिन उनको उतना भाता नहीं था, उनको थिएटर और दिल्ली उनको वो दिल वालों की दिल्ली है, जी दिल्ली में। लेकिन उन्होंने इस बीच इतनी सारी फिल्में लिखी। शाहरुख की पहली फिल्म कभी हाँ कभी ना, जाने भी दो यारो, खाकी, लज्जा, मंगल पांडे, मतलब अभी से एकदम फेरिस्त है लंबी, याद नहीं है। तो वो जब 18 साल के थे तो शिवपुरी की में हम लोग, पूरी मध्य प्रदेश में एक छोटा सा कस्बा, वहाँ हम पाते थे। मैं सब कहीं उसी में रही हूँ, रजित भाई फर्स्ट ईयर। तो शिवपुरी में मेरी माता जी के मुँह बोले भाई थे, राखी बंधारी गाडविल, वो वहाँ पर CBI के SP, उनका पैलेस माधव पैलेस था, उसको सरकार ने ले लिया था वहाँ पे। तो उनकी वाइफ जो मालन आंटी, वो पिकनिक पे ये जीप पे चली, तो हम लोग उनकी जीप पे, वो तो अच्छा हुआ कि कोई पुलिस वाला वर्दी में नहीं था, सादी जीप था, सादा ड्राइवर था, विशंबर भाई, मुझे अभी भी याद है, कांस्टेबल हुआ करते थे, वो गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उन्होंने सादे कपड़े पहने हुए थे क्योंकि CBI में। और हम लोग भरैया कुंड एक जगह है वहां पर आए, और भरैया कुंड ऐसा था कि ऊपर है कि नीचे जाके सीढ़ियां हैं, फिर एक मंदिर है, पानी कांस्टेंट शिव जी का है, झील है बात, और जंगल। तो हम लोग ऊपर ही थे, तो जीप रसे रुकी, तो 8-10 पुलिस वाले सिपाही थे। उन्होंने कहा कि जीप ड्राइवर को भी गोली मार दो और टायर में भी गोली मार। तो मेरी माता जी, मैंने बताया ना आपको, जी बहुत सिद्धांतवादी और बहुत स्ट्रॉन्ग महिला थी, स्ट्रिक्ट। वो आई, उन्होंने कहा सरकार ने तुम्हें वर्दी इसलिए दी हुई, वो डाकू थी और पुलिस की वर्दी में, जी कि सरकार ने तुम्हें वर्दी इसलिए दी हुई कि तुम लोगों को गोलियां मारते फिरो, ये क्या बदतमीजी से, कैसे तुम्हें किसमें सिखाई है, किसमें ट्रेनिंग की? तो बोला हम औरतों से बात नहीं करते। माँ ने कहा कि, और रंजीत भाई को बोला चलो नीचे चलो, नीचे चलो। कि रंजीत भाई ने कहा जब मेरे परिवार वाले जाएंगे तभी तो मैं जाऊंगा, मैं नहीं, चलना पड़ेगा। बंदू तो उतार रहा था। तो माता जी मेरी बोली मैं आपके ऑफिसर से बात करती, और हम लोग सब, बहुत सारे लोग थे, सीढ़ी पे गए, हम लोग सीढ़ियाँ उतरने लगे, तो नीचे देखा, तो नीचे कोई 200-300 लड़कियां और लड़के, कॉलेज पूरा पिकनिक पे आ रहा हुआ। जी तो लड़कियों का भी और लड़कों का भी कॉलेज आया था, तो वो प्रिंसिपल मम्मी को भी जानती थी, बहुत सारे टीचर और वो सब भी। लेकिन मैं छोटी थी, 6 साल की थी, 5.5-6 साल। लेकिन मुझे एक चीज वहां पे ये हो रही थी कि इतने लोग हैं, वो मैं अब सोच पा रही हूँ, शब्द अंत दे पा रही हूँ। उस वक्त मुझे ये लग रहा था, ये क्या अजीब सा लग रहा था, मुझे घबराहट हो रही। अब वो घबराहट ये थी कि इतने लोग हैं, 300-400 लोग खड़े हैं वहाँ, और पुलिस भी है सब, लेकिन ऐसा सन्नाटा है, क्या उन भी नीचे डालेंगे तो आवाज, तो कितना भयानक होता है, इतने लोग हैं और इतना साइलेंस। लोग नीचे आए, SP साहब खड़े हुए थे, जी माँ मेरी सीधे पहुंच गई, और माँ ने कहा कि ये आपने क्या सिखाया अपने लोगों को गोलियां मारते थे, ये लोग तो सिविलियंस की हेल्प के लिए हैं, आके उनको डराने की। तो वो SP माधव सिंह डाक LP, तो बोला, क्या लगा तुम कौन है? मेरी माँ ने कहा मैं आपसे आप करके बात कर रही हूँ, आप मुझसे तुम, वो बड़ी पर्टिकुलर थी, जी मैं आपसे आप मुझसे तुम करके बात कर रहे हो? मैं सोशल वर्कर क्या हो? तो हम व्यक्तिगत खटका कि ये SPI उसको सोशल वर्कर। तो उन्होंने कहा कि मैं माधव सिंह डाकू और आपके बच्चों को ले जा रहा हूँ,
बता दिया जाएगा आपको कितना देना है। और एक पुलिस की वैन खड़ी थी, ओपन होती, जी जी उसमें 8-10 लड़के थे। रंजीत भैया को भी उस पर चढ़ाया गया और ये लोग लेके चल। माँ मेरी देखती रहे। जी उस वक्त माता जी मेरी प्रेग्नेंट थे, मेरा चूट भाई होने वाला, जी 6-7 महीने की प्रेग्नेंट थी। और बेटा बेटा डाकू ले गए तो 2 घंटे के लिए वो ब्लाइंड हो गई थी, उनको कुछ नहीं दिखना। जी देखिए जो स्ट्रेस है ना आपको क्या करती है। तो उनसे सब बोल रहे थे सीढ़ी कहाँ है, सीढ़ी कहाँ है, ऐसे ऐसे हो गई थी, उनका हाथ पकड़ से लेकर आए। जी तो 50 दिन मेरे भाई डाकू के पास है। जंगलों में भागना, जी उस बीच 2-3 एनकाउंटर भी हुए पुलिस के साथ। जी और इन सारे जितने भी 10-11 जो लड़कों को किडनैप किया जी उन्होंने चुने थे लड़के, कौन सेठ का लड़का लगता है। तो मेरे भाई जो है गोरे गोरे बड़े खूबसूरत, जी तो मैं जी के सेठी होंगे। एक कुछ लड़के, एक उनमें धोबी का लड़का भी था, जी भी गोरा था। तो फिर उसको छोड़ दिया गया, भाई उसके पास कहाँ। तो 50 दिन उन्होंने काटे। तो क्या छूटे कैसे, फिरौती दी है वैसे? कितने पैसे? उस वक्त शायद मुझे जहाँ तक याद है ये 50,000 थी। तो 50,000? उस वक्त मतलब मेरी मदर टीचर थी, जी वो उस समय हॉस्पिटल में उनकी नौकरी लगी थी क्योंकि संघर्ष के दिन थे। तो उनको 150 रुपये महीना मिलता था जिसमें घर चल। 50,000 तो बहुत है उस हिसाब, 65 के हिसाब से तो बहुत है 50। 65 में उस 150 रुपये में पूरा घर चलता था। तो उस वजह से कर्फ्यू लगा रहता था। तो रात को लाइट थी नहीं, हमारे यहाँ कद्दी थी, बिल नहीं दिया था जो वो, तो वो चिमनी जलती थी और काले पर्दे डाल दिए जाते थे क्योंकि शिवपुरी जो है वो आर्मी ITBT का गढ़ था। वहाँ पे आर्मी की ट्रेनिंग, इंडियन तिब्बतन फोर्स इन ट्रेनिंग सेंटर, तो मतलब ऐसा जगह थी जो बम गिराए जा सकते हैं जैसे। तो पूरा कर्फ्यू हो जाता था, ब्लैकआउट। तो मैं देखती थी छोटी सी लेटी हुई माँ मेरी ना पूरी रात वो चिमनी की रोशनी में झूमती रहती। अब मैं समझ सकती हूँ कि माँ पे क्या गुजरती है। जी बेटा, जिनका पहला बेटा जी डाकुओं में। तो संघर्ष में भी संघर्ष, जी एक तो रोटी का संघर्ष, उस पे भी ये इस तरह की चीजें। और कहीं माता पिता ने मेरे कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं, कहीं झूठ नहीं बोला, कहीं वो नहीं किया। तो उसमें मेरे फादर रिश्तेदारों में गए, थोड़े पैसे हर जगह से थोड़े थोड़ी पेट्टिकंज, थोड़ा गार्गिल अंकल ने बहुत मदद की थी। इस तरह से वो छूट गया। देखिए, आपने अभी एक माँ का पेन बताया कि बच्चा डाकुओं के पास है, ऐसा माहौल है। तो आपने भी किताब में खत लिखा है बेटे के नाम, तो उस बारे में बताइए। मैं जब गुरी साहब और मैं ही घर छोड़ के निकली थी क्योंकि 11 साल के हमारे प्रेम और दोस्ती ये मंग रहा 79 से 90 में हम लोगों ने शादी की, मैंने और वैंकुरी जी। फिर उसके बाद 91 में वो सिटी ऑफ जॉय कर रहे हैं, अपर बंदिता उनकी लाइफ में आते हैं। फिर क्या होता है कि लाइफ में कोई आ जाता है, फिर उसको इनसिक्योरिटी होती है बीडी से जी, है ना। और मैं प्रेग्नेंट भी थी, तो वहाँ से रोना धोना शुरू हुआ होगा। बहुत फोर्स भी हो रहा होगा, तो ये संभाल नहीं पा रहे कि कौन सा। तो उस वजह से मैं देख रही थी कि टेंशन बहुत बढ़ रही। मैंने कहा बच्चे को नुकसान होगा। तो लोग बोलते हैं ना पुरी साहब ने टाइटल बना रहे हो पुरी ने छोड़ा, ऐसा नहीं, मैं खुद घर छोड़ गई। मैंने कहा कि शायद ये डिस्टेंस होगी तो चीज़ें ठीक हो जाए। जब वो ही नहीं, क्योंकि फिर नंदिता आके ही घर में आ गई थी। तो जब मैं अपने घर माता जी के पास पहुंची, वो बाबूजी तब तक गुजर चुके थे। तो मुझे ये लगा कि अन्नू भैया हाई इंडियन था, ये बहन का दुख नहीं देख सकते ना। तो मुझे लगा कि ये मैं देखी इनके सामने होंगी तो ये शायद कुरी साहब से लड़ दे थे।
हो सकता है चीज़ें और ख़राब हो जाए, जी लड़ाई झगड़ों से। तो मैं अन्नू भैया के घर गई, नहीं आप कुछ मत पूछिएगा, मेरा टिकट करवा दीजिए झालावाड़ का, क्योंकि मैं ना तो बैग लेके गई थी अपने घर से, जी ना कपड़े लेके गई, और उन्होंने टिकट करवा दी। झालावाड़ आ गई। झालावाड़ में मैंने माँ से कहा, अन्नू भैया और अन्नू भैया के दोस्त तो सारे थे उस वक्त, तो जी। सार हो गए थे जो दूसरे दोस्त थे, वो सब लड़ना चाहता था कि मत कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाए, जी तो ये करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी मैंने कहा मुझे ना, मुझे पीरी साहब कह गए कुछ भी नहीं। और मैंने कहीं कुछ इंटरव्यू, कहीं कुछ इनके बुरे लोग। अब जब मैं घर आई तो बच्चा नहीं दिखी, 20 दिन तक वो, मुझे पता भी नहीं है इसकी डेथ हो गई थी। जी तो जब पोटा में हमने ऑपरेशन करवाया तो माँ मेरी बहुत रो रही थी। अब रोना मुझे चाहिए था कि मेरा गुबार निकले, जी लेकिन माँ को रोता देख के भाई छोटा उदास है, और तो मुझे लगा कि मुझे स्ट्रांग रहना चाहिए। तो मैं, अब अंदर तो मेरे ज्वालामुखी जी का चल रहा था, लेकिन वो कैसे निकले बाहर। तो मैं बस चुपके से मैं रातों को लेटर में की, मैं मैंने तब शुरू, जी जी मगर पहले तो लिखती कि प्रोफेशन था मेरे जी जी लेकिन इस तरह का जो जो कहीं जैसे सिनेमा नहीं बनाना है, सीरियल नहीं बनाना, अपने बारे में अपने। जी तो मैंने वो पहले खत कि तुम क्यों नहीं है, और वो बड़ा लंबा है। मैंने उससे सवाल पूछे कि भाई संसार अच्छा नहीं लग रहा था तुम, जी मैं मैं तो हेल्दी हूँ सब है, फिर मैं तुमने आने से इनकार कर दिया हो, नहीं आने। तो फिर उसके बाद मैं, फिर भी मेरा वो नहीं निकल रहा था वो बात, तो चने उसकी तरफ से भी लेटर लिखा, बेटे ने लेटर लिखा, जी एक मेरे ही लिखा, तो भाई मैं क्यों नहीं, क्योंकि आपकी, जब आप एक दुख से गुजर रहे होते हैं तो एक मनस्थिति भी, जी फिर समय गुजर जाता, कहते हैं ना कि भाई समय जो है मरहम का काम समझी, फिर आपकी मनस्थिति दूसरी है, जी तो वो दूसरा लेटर। तो इस तरह से मैंने, जी मुझे तो ऐसे मालूम पड़ा कि रात को उनका लेटर, एक फोन आया मुझे आधी रात के, तनीत थी मैं सो रही थी, मेरे फोन नंबर आज भी नहीं बदले, वही भी जी, बस वो 2 और लग जाता है आगे, पर होता ही है बस। जी उनका फोन आया और एकदम रुआसी आवाज में बोले कि मुझे माफ कर दो, मैं बहुत तुम्हें कोर्ट में घसीट लाया जी किया, मैं कैसे मुझसे ये हुआ, मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा लेकिन आप माफी, अब कहाँ है अब? बोले मैं लंदन में हूँ, कल मेरा ऑपरेशन होना है, मुझे मालूम नहीं ऑपरेशन के बाद मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। जी, मैं भी रोने लगी, मैंने भाई इतना पुराना रिश्ता है, तो फिर ऐसी स्थिति, लाइफ और डेथ है, जी तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी कि मैं उनसे शिकायतें करूं या कुछ करूं। जी आदमी जाने से पहले ये बोल रहा है कि मैं शायद नहीं बची जी, तो मैंने कहा नहीं नहीं, सब ठीक हो जाए। अगले दिन मैं चिंतित थी क्या ऑपरेशन हो, लेकिन कोई फोन नहीं है। 2-3 महीने गुजर गए। मैंने कहा इतने नाम है, अगर ईश्वर न करे कुछ होता तो फौरन न्यूज़ बनती, जी तो इसका मतलब सच सही। मैंने भी प्रयास नहीं किया और का। एक दिन वो घर की घंटी बजी और वो कॉलरा बहुत लगाए हुए जी, और फिर फिर उन्होंने बताया कि अ, इसके दौरान मैंने किताब में लिखा, ऑडियंस से बोलती हूँ कि आप लोग पढ़िएगा, तब उनका उनकी त्रासदी मालूम पड़ेगी कि वो 10 साल कितने, जी तो उनको वो केयर और वो नहीं मिला जो जो बीमारी के बाद मिली है। तो वो थोड़े इनसिक्योर हो, कहने लगो ये बुढ़ापे में फिर क्या हो जी। और उनको मालूम है कि मैं सेवा में वक्त हुई हूँ। जी हमारे जो सबसे पुराने कंपनी के नौकर थे, जी जब वो 10 साल के थे, लच्छुमा, और अभी गुजरे हैं वो 85-90 के हो तो गुजरे। जी तो मैं तो सबकी सेवा
रिपीट करती हूँ। जी को ये लगा कि एक दोस्त है और ये भी उनको मालूम है कि हम गलत जो होगा वो बोल देंगे, गलत जी नहीं करें। इस तरह से वो आने लगे चीज़ें दोबारा से ये जीने लगा के फिर ये कि सब हम साथ ही गुजारेंगे बुढ़ापा। लेकिन नंदिता ने इतने केसेस हम पे डाल दिए जस्ट टू हरेस अस। हरेसमेंट होता है ना कि आप पूरी साहब पे भी मुझ पे भी जी को वो उनको भुगतते रहे, वो डिटेल में है किताब। जी और उस वजह से ना वो बहुत डिप्रेशन में चले जी। उन्होंने डिवोर्स के लिए भी अप्लाई किया था नंदिता से, फिर वो जुडिशियल सेपरेशन में भी आ रही थी, फिर काफ़ी पैसा उनको दे भी दिया था। उस वजह से भी एक इनसिक्योरिटी उनको रहती थी कि अब बुढ़ापा हम कैसे काटे। जी क्योंकि देखिए सबसे बड़ी ताकत पैसा है आज की दुनिया में जी। आपको जीने के लिए मिनिमम तो वो होना ही चाहिए। उनको ये रहता था कि क्या मैं बीमार होऊंगा तो सरकारी अस्पताल भी जाना पड़ेगा। एक देखिए तो मैं उनसे कहती थी आप भी अभी काम कर रहे हो, मैं भी अभी काम कर रही हूँ। अब बात तो अ, इन सब चीज़ों को छोड़िए, जो ईश्वर चला रहा है संसार वो हमारी देख रेख करेगा, उसमें क्या है। लेकिन वो डिप्रेशन में जाने लगी थी। फिर जब केसेस उन पे भी क्रिमिनल केस लगा दिया थी तो हम लोग को 5-6 दिन जब तक उनकी बेल नहीं हुई है, जो त्रासदी में काटे हमने छुप के। मैं अपने घर नहीं जा सकती थी बोलते हुए भाई मैं कहाँ रहूँगी। तो मेरी एक दोस्त है उनके घर में हम लोग रहे और वो 6-7 दिन बहुत बुरे गुजरे क्योंकि उनको फिल्म के लिए जाना था फ्रांस, 100 फुट जर्नी के लिए इंटरनेशनल फिल्म में मेन रोल लेना। जी और जाने से पहले ये सब चीज़ें शुरू की। तो ये फिर बेल के लिए आप क्रिमिनल कोर्ट में खड़े हो आप। जी इतना बड़ा आदमी जिसने जिंदगी में संघर्ष करके अपना स्थान बनाया, जी कहीं बेईमानियां नहीं की, गलत काम नहीं किया, अपना गलतियां होती हैं इंसान से, याद नहीं की, है ना। जी और वो फोर्ट में खड़े हैं जे कतरों के और उसके बीच मैं भी खड़ी हुई जबान पूरी मानहानि में ले आई थी। तो हम लोग बहुत परेशान हो उसकी वजह से उनकी ड्रिंकिंग बहुत बढ़ी। जी बस जो ख्वाब आपने देखे वो पूरे नहीं हुए कि दोबारा लौटने के बाद हम नहीं उनके बिल्कुल पूरे नहीं है। मैं तो वो जो ख्वाब देखते थे जी, सीमा हम झालावाड़ में रहेंगे, छोटी जगह है, मेरा होम टाउन है जी और खर्चे भी कम होते हो, छोटी जगह होती, जी लोगों में सौहार्द और मिलन भी बहुत होता है, परिवार होते हैं, उनको आपसे आपके स्टारडम से कुछ लेना देना नहीं। क्योंकि वो जो रिश्ते हैं वो हमारे संघर्ष के टाइम के रिश्ते, जी जब वो बने रिश्ते अब उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कल को ये लोग स्टार होने वाले, तब से वो लोग स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। तो पूरा शहर हमें प्यार करता है। तो कुड़ी साहब को ये लगता था कि ये शहर अपने, यहाँ के लोग अपने। तो उन्होंने एक ज़मीन भी ले ली थी। मुझे पेड़ों का और इनका बहुत शौक है कि पेड़ लगाएंगे। फिर नंदता ने उस पर भी ये कि फिर इनको लगा कि आपको परेशानी हो जाएगी तो मुझसे खरीदिए। मैंने वो प्लॉट इनसे खरीदी। जिन्होंने एक घर नहीं है उसमें पेड़ वेड़ बहुत लगाए। फिर ये परेशानी आई तो उन्होंने कहा तुम मुझसे खरीद, तो मैंने खरीदा उनसे। जी मतलब ये क्या है, लीगल बैटल इतनी हाँ यानी आपने आखिरी समय तो पूरी तरह सपोर्ट किया उनका पूरी तरीके से जो कर सकते थे आप। हाँ जी। और जैसे कि जब आप लोगों की बात आती है, सीमा का नाम आता है, तो कई बार ऐसे किस्से पढ़ने मिलते हैं कि ओमपुरी साहब को विलन की तरह पेश कर दिया जाता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी ज़िंदगी के हीरो हैं या विलन हैं? मेरी जिंदगी के तो हीरो ही हैं वो। देखिए क्या है, ह- हर चीज जिंदगी में ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है, ग्रे भी होती। जी हम सब ग्रे अपनी जिंदगी में छोटी छोटी गलतियां करते हैं। उन्होंने जो 35 साल पहले गलती की थी जी जिसकी वजह से मैंने सफर किया या मेरे परिवार में सफर किए हैं, वो आप
35 साल पहले की गलती पकड़ के आप वो करें तो वो बाकी का जो उन्होंने अच्छा किया वो गया। जी उन्होंने पूरे शहर से, वो वीडियो भी है मेरे पास, जी जब नई माताजी गुजरी तो उनका जो 13वीं करते हैं, जोड़ी करते हैं, उसमें एक आयोजन रखते हैं, सारे लोग आए थे मिलने के, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर टीचर थी। सो तब पुरी साहब ने माइक में बोला कि मेरी वजह से सारे लोग जो सीमा को प्यार करते हैं, इस परिवार को प्यार को, उनको तकलीफ हुई थी, और मैं सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगू, सब लोगों से माफी मांगू। तो ये बड़प्पन नहीं है, ना मांगते हो। वो जिस जगह पे थे, जो स्टारडम था, जो मान था उनका, ना मांगे माफी, हम कोई कुछ कहने वाले तो थे। तो एक आदमी इतना विनम्र हो रहा है, इतना झुक रहा है, तो और हम उसको माफ नहीं करें तो ये तो हमारी हेकड़ी। फिर प्रेम कहाँ? आपका बच्चा आपसे गलती करता है, गलती हो जाती है उससे, तो आप उसको क्या क्षमा नहीं करते? तो क्या हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में ऐसा नहीं होना चाहिए? क्षमा भी होनी चाहिए, दूसरा गलती करे तो हम सबने उनको उसके बाद जो उन्होंने स्नेह दिया, केयर दी, और जो उस वजह से वो भोगते हैं कचहरी और जो भी अपमान जो भी भुगत रहे थे, उसकी वजह से ड्रिंक बहुत ज्यादा हो जाती थी, कभी कुछ वो प्रेस में बोल देते थे, वो जो देखो वो चला था ना, कुछ आर्मी के लिए बोल दिया था। तो ये सारी चीजें जो हो रही थी ना, आप जब चारों तरफ से प्रेशर में होते तो चीजें गलतियां हो जाती। तो मेरा ये था कि मैं ऐसे ना उनको अकेला कहाँ छोड़। वो कहते थे मैं जाऊंगा बा, तो इसलिए मैं उनके साथ थी। मेरा अपना ये था कि भाई मैं उनसे प्रेम करती था, तो जब आप किसी से प्रेम करते तो दुख में तो साथ हो। जी 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 देखिए, ओमपुरी के साथ आपने इतना लंबा समय गुजारा, तो आप खुद भी थिएटर से हैं, फिल्में डायरेक्ट करती हैं, तो उनकी पसंदीदा फिल्में कौन सी हैं आपकी? पुरी साहब की पसंद हाँ जी, मेरी उनकी फिल्में क्यों है आपकी पसंदीदा फिल्म? मुझे उनकी आक्रोश बहुत अच्छी लगती है। जी माई सन द फैनेटिक उनकी बहुत अच्छी फिल्म। जी अर्धे सत्य ऑफ कोर्स बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन वो ऐसे कलाकार थे कि अगर छोटा भी उनको रोल करना हो, जी मैंने देखा है। इत, आप इतना अचीव करने के बाद इतने से छोटे से रोल के लिए भी वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उसको अंडरलाइन कर रहे होते थे, रात में आप उठो तो देख रहे हैं कि स्क्रिप्ट पे वही का है। तो मैंने उनसे सीखा, और अन्नू भैया से, ये दोनों कितने ही महान कलाकार हैं, जी लेकिन उनके हाथ में जब कोई स्क्रिप्ट आती है तो उस पे इतना काम करने लगते, वो उनके काम में दिखता है। जी उसको लाइटली नहीं लेते कि अरे अब तो आ रही ड्राइविंग, हाँ, अब तो ठीक है। तो गाना गाते जी सीटी बजाते, जी वो नहीं किया। जैसे हम अनु कपूर की अभी आपने बात की, उनका हम एनसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं हिंदी सिनेमा का, इतनी जानकारी है उनके पास। तो कोई मज़ेदार वाकया, कोई बचपन का आप लोगों को किस्सा हो उनके? बहुत सारे किस्से हैं जी अन्नू भैया के बचपन के, और हमारे साथ जी मैंने कहीं जिक्र भी किताब में ही किया है जी कि एक बार हम हम दोनों छोटे छोटे थे, जी और सड़क से जा रहे थे भवानी मंडी, एक छोटी सी जगह है जी स्थान, तो वो शायद 8th में पढ़ते थे, मैं 6 में होंगी। जी तो दोनों भाई बहन जा रहे थे छोटे छोटे मेट्रो पेट्रो को, जी फिल्म का पोस्टर लगा हुआ, जी बोले देखना एक दिन मेरा यहाँ पे पोस्टर। जी पोस्टर। मैंने मन में कहा ना तो ये राजेश खन्ना जैसे जी ना ये धर्मेंद्र जैसे लगते, जी तो ये कैसे होंगे, लेकिन मैंने उनका बन रखा, हाँ नो भैया बिल्कुल। और आज मैं देखती हूँ कि अनुरिया का पोस्टर होता है, अनुरिका का इतना नाम है, इन लोगों ने यहाँ पहुँच गए, तो जी ये उनके बन गए। तब भी था तब भी जी आर्टिस्ट तो। जी। अब ये बताइए कि आप अब क्या नया लेकर आ रहे हैं? किताब आपने हम लोगों के सामने रख दी है, अभी क्या नई चीज़ें लेके आ रहे हैं आप? मैं एक वेब सीरीज बना रही, जी और थ्रिलर है, लेकिन वुमेन ओरिएंटेड,
थ्रिलर। जी एक फिल्म बना रहे हैं पतन जी मसाला, वो भी महिला प्रधान थे, और एक महिला की स्वतंत्रता क्या होनी चाहिए जी वो वाली बात है। और सीरियल वो भी ये 3 प्रोजेक्ट हैं। जी। देखिए, आपने थिएटर इतनी गहराई से देखा, आपने दूरदर्शन पे भी किया, आपने फिल्में भी कर रही हैं, तो क्या बदलाव देखते हैं इंडस्ट्री जो आज जो बदली है, वो इतनी बदल गई, कहानी है ना बहुत बैक सीट पे चली गई है और स्टार्स आगे आ गए हैं, तो इस बारे में क्या मानते हैं आप? ये बहुत त्रासदीपूर्ण है, जी ये अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। जी क्योंकि क्या है, पहले के जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जी हुआ करते थे, डायरेक्टर की बात कम है क्योंकि क्रिएटिव उघू कथ हो, गुमल मॉय हो, ऋषिकेश मुखर्जी हो, ईरक्की सामंत हो, ये लोग पहले मुझे ये बनाना है रे रो, जी ये कहानी बनानी है, फिर ये कलाकार जिम्मेदार कलाकार, जी ये डायरेक्टर भी है, एक्टर्स भी हैं, उनको ये है कि हमसे समाज इन्फ्लुएंस होता है, जी तो हमें अ, ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जो गलत असर डाले, जी कि हम शराब का ऐड कर लें, कि हम गुटखे का ऐड कर लें। जी ये एथिक्स होते थे, और दर्शकों के सामने उनकी अपनी छवि ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अ, लोग उससे प्रभावित हो जाए। जी आज आप शराब को अगर ग्लोरीफाई करेंगे, आपका स्टार बेचेगा, तो ऑडियंस, छोटे बच्चों को पीने में क्या होता है, तो उसको तो वो समझे जी ज्ञान। तो वो जो सिनेमा होता था पहले, वो सोचते थे कि हमें ये कहानी बनानी है, उसमें उनका कन्विक्शन, जी उसके बाद वो कहानी बनाते थे, उसके बाद वो प्रोड्यूसर या प्रोड्यूस करते थे या फाइनेंसर देखते थे, जो भी। आज ये होता है कि 100 करोड़ की फिल्म बनानी है जिससे 500 करोड़ आ जाएगी, जी तो आपका कला तो पीछे रह गई है। अभी मेन क्या रह गया? अर्थ। जी आप जब सिर्फ आर्थिक ही किसी चीज में देखेंगे, अर्थ ही देखेंगे, पहला आपका काम होगा कि कैसे जल्दी से पैसा आ जाए, जी तो इंस्टेंट में तो फिर आपकी कहानी पीछे रह रही है। फिर बड़े बड़े कलाकार जो हैं वो करोड़ों करोड़ों में ले रहे हैं, तो छोटे प्रोड्यूसर उनकी वो फिल्में कैसे बनाएंगे? ऊंचे तो ले दे के वो 5-7 लोगों के हाथ में आप जी माफिया टाइप बन गया, ये तो फिर तो गलत है। जी तो ये ट्रेंड टूटना चाहिए, और कुछ लोग तोड़ रही है, जी होगा, और ऑडियंस ही तोड़ दी जी ये सब। ऑडियंस, हाँ ऑडियंस केस की मैं शुक्रगुजार हूँ, जी मैं शुक्रगुजार जी कि आप खराब सिनेमा मत देखिए, जी ये आपकी भी जिम्मेदारी है समाज को लिए। क्योंकि अ, 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 हमने अर्थशास्त्र में पढ़ा था, डिमांड और सप्लाई, जी है ना? जैसे डिमांड जो डिमांड अगर मार्केट में है तो वो ही सबसे मिलेगी। जी ये डिमांड बंद कीजिए, खराब जी चीज की डिमांड बंद कर दीजिए। देख, जी प्याज अगर महंगी हो गई तो खाना छोड़ दो, अपने आप से सस्ती हो जाएगी। जी 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 तो सीमा जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।